देखिए, तो लास्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 16, या श्लोक एक दो डिस्कस करने थे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो फिर लास्ट का थोड़ा सा बचा। ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ तक तो बात हो गई थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि चीजों के नष्ट होने में कोई कारण नहीं होता, है ना, वही बात रिपीट हो रही है बार बार। फिर इसके बाद था कि चिकित्सा की परिभाषा चरक सूत्र 9 में आई है और चरक सूत्र 16 में आई है। 9 वाली ये लिखी है कि चारों भीषक आदि जो है मिलकर जो काम करते हैं, वो काम करते हैं कि धातुओं को सम करने का, और यही चिकित्सा होती है। अगला जो श्लोक है वो हमने देखा, वो था ये बेटा 16 नंबर का, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा, कि जो चिकित्साएं शरीर की धातुओं को सम रखें वो चिकित्सा है, और यही चिकित्सक का कर्म है। तो आपसे कहा था कि ध्यान रखना, सवाल ऐसे भी आ जाता है चिकित्सक का क्या कर्म है, तो धातुओं को सम करना उसका काम है। ये जो श्लोक देख रहे हो, श्लोक नंबर 16, ऐसी सी बात लगभग हमें प्रमेय की चिकित्सा में मिलती है। ठीक है, ऐसी सी बात लगभग, लेकिन ये बात नहीं है, रेफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि त्यागाद विषम हेतु ना समानाम च उपसेवनात्, यानी आपको चिकित्सा करनी है, उसका बेसिक रूल ये है कि जो भी विषम हेतु हैं, जो धातुओं में विषमता ला रहे हैं, उनका त्याग कर दो, और जो चीजें शरीर को सम रख रही हैं उन चीजों का सेवन करना है। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये लाइन आप क्लियर। आगे देखोगे, दाता सुख आयुषाम के, सुख और आयु देने वाला कौन है, तो चिकित्सा प्राभृत वैद है। ठीक है, वो ही आपकी चिकित्सा कर सकता है, सही से कह रहे हैं, तो वही सुख और आयु का दाता है। तो चैप्टर में और कुछ है नहीं, चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 17 पे आ जाओगे, देखते हैं। काफी जरूरी चैप्टर है, ध्यान से देखना, प्लस अगले टेस्ट के लिए रेडी रहना। 17, 18, 19, 20, ठीक है, 17 हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दूंगा खुद ही याद करने के लिए, अगेन रटने वाली चीज है वहां पे, और रोगों के भेद है ना। तो मैं तो बस आगे निकल जाऊंगा, समझो 17 के बाद 21 पे आ जाऊंगा सीधा। 25 आपको याद होगा, उसमें सिर्फ अग्रे हैं 25 चैप्टर के अंदर, बहुत कम मैटर है उसके बाद। मेरी बात समझ रहे हो, तो बहुत जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी आगे भागेंगे, इसमें अब नहीं बचेगा ज्यादा टाइम। तो चैप्टर नंबर 17 की अंतः शीर्षक अध्याय, दो शब्द आए हैं, अनघ और दोष सूदन, ये पुनर्वसु आत्रे के लिए आए हैं, याद रखोगे। शिरोरोग हो या हृदय रोग हो, तो चरक के आप टाइप देख रहे हो, VPKS और क्रमिज, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और कृमि की वजह से होते हैं शिरोरोग भी और हृदय रोग भी। हृदय रोग में बहुत जरूरी आता है कि सुश्रुत ने हृदय रोग कितने टाइप के बताए, तो 4 ही टाइप के बताए उन्होंने। ठीक है, सन्निपातिक जो भेद है ये नहीं माना है, ये याद रखने की बात है। लिख लो, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि, तो सुश्रुत ने सन्निपातिक हृदय रोग का उल्लेख नहीं किया, ये जरूरी बात है। इस चैप्टर के अंदर दोषों के विकल्प बताए गए हैं। ठीक, समझने वाली बहुत चीज भी नहीं है, तो अब सीधा ही जितना नंबर लिखा है इसको याद रखोगे। दोषों के विकल्प 62, आगे थोड़ा सा डिवीजन इस तरह भी देखेंगे किस प्रकार होते हैं 62, मगर फिलहाल तो ये नंबर याद रखो जैसे लिखा हुआ है कि दोषों के विकल्प 62 होते हैं, क्लियर। और यहीं चाहो तो लिख लो, लिखो रसों के संयोग, लिखो रसों के संयोग 57। 57, हाँ। और रसों के विकल्प बोलिए। 63। 62। 63 बेटा, 63। 63। ठीक है, तो रसों के विकल्प 63 और रसों के संयोग 57, और लिख लेना, जिनको नहीं पता है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन में होगा, देख लेंगे आगे उसको, फिलहाल देखोगे। तो दोषों के विकल्प 62 है। इसके बाद देख पा रहे हो क्षय के भेद किस आचार्य ने कितने बताए हैं, तो चरक के क्षय है 18, चरक क्षय 18 नंबर याद रखोगे। सुश्रुत के 6 2, शारंगधर के 5, हारित के 10, यही लिख रहे हैं हारित के शूल के 10 भेद है, और हारित ने बच्चों में कास के भी 10 भेद बताए हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो देखो सबकी कैमरा ऑन रहेगा, मैंने पहले भी कह दिया, बार बार कह चुका हूँ, नहीं रेस्पॉन्स मिल रहा उन लोगों से इनका कैमरा ऑफ रहता है, कैमरा ऑन ही रखोगे। मैं रिमूव कर दूंगा, मैं नहीं कहूंगा आगे से, मैं कहना बंद कर रहा हूँ, आज लास्ट कह दिया मैंने। तो चरक 6 18, सुश्रुत के 2, ये क्या है 6 18, अभी हम देखेंगे कि कोई धातु का क्षय हो रहा है, कहीं मल का क्षय हो रहा है, फिर क्या लक्षण आते हैं, तो 18 है टोटल काउंट करने पे। तो चरक के 6 18, सुश्रुत के 2, शारंगधर के 5, शारंगधर 5, हारित 10, ये नंबर याद कर लोगे। इसके बाद लिखे हैं हारित के शूल के भेद पूछ ले कोई, चाहे हारित के क्षय के भेद पूछ ले, चाहे हारित के बच्चों में कास के भेद पूछ ले, सबका आंसर एक ही है 10। ठीक है, तो वो भी याद रखोगे। अब शिरोरोग की बात करते हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा शिरोरोग। 5 टाइप के होते हैं, VPKS और क्रिमिज। तो देखोगे रिपीट।
हारित के अनुसार क्या क्या था? 5-10। बेटा सब चीजें 10 हैं हारिस की, देख लो यहाँ, शय के भेद 10 है, शूल 10 है, और बच्चों में कास के 10 भेद हैं। ठीक है। फिर आप देख रहे हो शिरो रोग के निदान, तो आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 8 से स्टार्ट है शिरो रोग के निदान जो लिखे हुए हैं, देख सकते हो चाहो तो आप। तो पहला लिखा है वाष्प निग्रहात, यानी अश्रु का वेग धारण करना। वाष्प निग्रहात, ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा, ठीक। वात आद्य प्रकोपयंती श्रस्य अस्रम च दुष्यते, बहुत जरूरी बात है कि शिरो रोगों में ना रक्त की दुष्टि होती है, यही लिख लोगे नीचे। हृदय रोग रस की दुष्टि। तो शिरो रोगों में अस्र यानी रक्त दूषित होता है शिरो रोगों के अंदर, और हृदय रोगों में रस। एक और श्लोक देख पा रहे हो उसके आगे, प्राणः प्राणभृताम यत्र शिरता सर्व इंद्रियाणि च यद उत्तम अंग मंगा नाम शिरस्तद अभिधीयते। कह रहे हैं सिर को सभी अंगों में उत्तम अंग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्राणधारियों के प्राण रहते हैं, जानते ही हो कि ब्रेन है मान लो। ठीक है। तो ये श्लोक का रेफरेंस पहले बहुत पूछा जाता था, आज भी पूछ लेता है कि किसने कहा है, इतना कम से कम। तो आप श्लोक का रेफरेंस याद रखोगे कि चरक का श्लोक है इसी चैप्टर का, सूत्र सत्तर का। प्राणधारियों के प्राण जहाँ रहते हैं, सारी इंद्रियां रहती हैं, वो उत्तम अंग है, वो सिर है। आगे देखिए, वाग्भट ने पुरुष के लिए ऐसे लिखा है कि पुरुष को आप ऐसे समझ सकते हो, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा, के उल्टे वृक्ष के समान। कि जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ें मेन होती है ना, कि जड़ों को काट दिया तो पेड़ नष्ट हो जाएगा, उसी तरह हमारी जड़ें मान लो हमारा ब्रेन है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो व्यक्ति को उल्टे वृक्ष के समान कहा किस आचार्य ने? वाग्भट ने। ऊर्ध्व मूल है, अधा शाखा। वातिक शिरोरोग, तो निदान बता रहे हैं उच्चैर भाष्य, अति भाष्य, तीक्ष्ण पानात, प्रजागरात। तो क्यों होता है? ऊंची आवाज में बोलने से, अधिक बोलने से, तीक्ष्ण द्रव्यों का पान कर लेने से, प्रजागरण यानी रात्रि में जागने से, आप जानते हो बात प्रकोपित होता है। शिप्रा, यस सर। रात्रि जागरण से कौन सा दोष बढ़ता है चरक के अनुसार, या कौन से दोष बढ़ते हैं? सर रात्रि से बात नहीं, कफ। सर वात और कैसे? पित्त। वात और बात। पित्त। सबको ऐसे लगता है? सर वात बढ़ता है। बात सर वात। वात सिर्फ वात वात है, ओनली वात होता है सिर्फ सर। वात है। वात दिवा स्वाप ओनली से वात। है, कौन कौन से? कफ और पित्त। कैफी। ठीक है। हम्म, देखोगे आगे। मैं फिर कह रहा हूँ, माइक मुझे कैमरा ऑन सर चाहिए, हाँ बेटा। सर एक वो था थोड़ा सा, मुझे शाम वाला लेक्चर जो था सर, आपने पूछा था कि मुझे थोड़ा सा ध्यान सूत्र का आ रहा था सर। इसमें एक श्लोक था केवल लंगनाथ, उसमें व्रण भी था सर। ठीक है। तो आप तर्पण को मान नहीं सकते सर, उसका आद्य उपक्रम। अब तर्पण को आद्य उपक्रम, आपका सवाल नहीं जी समझ पा रहा मैं, एक तो पीछे शोर बहुत हो रहा है आपके। सर फैन वैन चल रहा है, वो टीवी समझ रहा चला हूँ रखा बच्चों। मैं सर मैं। ये कह रहा था कि जैसे आपने वो किया था क्वेश्चन कि जो वर्ण का सबसे पहला उपक्रम कौन सा है, तो ठीक है। सर चरक सूत्र में ही पढ़ा था हमने कि हम्म। केवल लंगनाथ, उसमें 4-5 डिजीज थी सर, नहीं नहीं, तो ठीक है। उसमें व्रण भी ठीक है, था। मैं समझ गया सवाल। माइक ऑफ कर लो, बता रहा हूँ। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि व्रण का आद्य उपक्रम लंघन भी तो लगा सकते हैं, है ना? तो अवतर्पण, एक तो एक बात यह है, लंघन जो अवतर्पण के प्रकार है अगर देखो तो। ठीक है। दूसरी बात यह है, वो सवाल इस तरह से है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनमें आप लंघन करा दो खाली, उससे लाभ हो जाएगा। और जब व्रण की बात करते हैं तो वो इस तरह से है कि भाई व्रण में सबसे पहले क्या कराना चाहिए, सबसे पहले क्या कराना चाहिए, है ना? तो अवतर्पण कराना चाहिए। तो इसलिए तो वहां लंघन को लिखा है कि लंघन श्रेष्ठ है भाई, 5 रोगों के अंदर आप कुछ समझ में ना आया लंघन करा दो, कि वो तो कराना ही है, क्योंकि है ना, अवतर्पण चिकित्सा वहां भी आई है, क्योंकि आद्य उपक्रम। सेम बात जोर की है कि रस धातु की दृष्टि से होता है, तो वहां भी लंघन पड़ा हम लोगों ने। व्रणी की भी यही बात है कि व्रणी में हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी आम ना बनने पाए बॉडी के अंदर। ठीक है। तो आप ऐसा मिक्सअप मत करो, कॉन्सेप्चुअल आप जो बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ बात, लेकिन वो उससे सब कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। जैसा पढ़ा है उसको एज इट इज वैसे ही याद रखना, यह नहीं सोचोगे कि ये भी तो लगा सकते हैं, है ना, ये भी नहीं सोचना है कभी। जो पढ़ा है वो ही सीधा पिन पॉइंट याद करना है। वहां का पूछे तो वो, और रोग पूछे किन रोगों में सिर्फ लंघन चिकित्सा बताई गई है, तो भी लगा सकते हो उस तरीके से। ठीक है। आगे देखिए। तो वातिक शिरो रोग की बात कर रहे थे, तो कारण बहुत ऑब्वियस कारण है, देख लो आप। ऊंची आवाज में बात करना, अधिक बोलना, तीक्ष्ण द्रव्यों का पान करना, रात्रि में जागना, तो इन सबसे वात बढ़ेगा। फिर ये वात से शूल हो रहा है, निस्तुद्यते, है ना, भ्रशम शंखो, धारा संविद्यते तथा। तो ये कुल मिला के पेन को बता रखा है कि पेन होता है। आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर
19 है ये। निस्तुत्यते भ्रशम शंखो घाटा संविद्यते तथा संभ्रू मध्यम ललाटम च तप्तीवती मातृ वेदनम, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो याद नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। आगे देखो पैत्तिक कंडीशन। शीतम सुषुयते, यानी शीत से लाभ मिलता है। अब पित्त है ना, तो उष्ण है वहां पहले ही, तो ठंडी चीज अच्छी लगेंगी। कफ में देख लो आप, ये श्लोक आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि 3 श्लोक एक जैसे मिलने वाले हैं आपको। एक यहाँ देख पा रहे हो, आज से सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजन है। ये कफज शिरोरोग का निदान है। ऐसा ही निदान कुछ लोगों को श्लोक याद होगा। प्रमेह का निदान होता है, लगभग ऐसा ही होता है। वो क्या होता है? आज से सुखे स्वप्न सुखे आशय सुखम सुखे स्वपन सुखम उससे दधिनी ग्राम्य सुखम ओदक आनुप्रसा पयासी नव अनपानम गुड़ वैकृतम चा कफ कृच सर्वम, ऐसा करके श्लोक है। ठीक है, तो वो होता है प्रमेय का बेटा। शायद यहाँ लिखा हो, नहीं भी लिखा होगा, आगे या तो लिखा होगा या नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, आपके चिकित्सा स्थान के नोट्स के अंदर लिखा होगा, है ना, वो मैं दूंगा तब देख लेना। फिलहाल याद रख सकते हो कि वहां पे दूध और दही इन चीजों की बात भी आई है, वैसे पहचान सकते हो। ठीक है, प्रमेह के रोगियों को हम लोग आयुर्वेद में जैसे मना करते हैं इन चीजों को, इसीलिए मना करता है। फिर योग रत्नाकर का एक देख रहे हो, अध्व शोषी की चिकित्सा। कोई व्यक्ति ज्यादा चलने की वजह से शोषित हो जाए, है ना, कोई मान लो चले ही जा रहा है, वो थी मूवी लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप अगर ओरिजिनल देखिए, तो वो भागना शुरू करता है, भागता ही रहता है ना, तो ऐसे लोग ज्यादा चलने की वजह से क्या है कि क्रश हो गए, तो उनकी चिकित्सा करनी है अभी। तो वो चिकित्सा बता रखी है, आज से सुखे दिवा स्वप्न शीत मधुर ब्रंगणे। किस तरह के द्रव्य देने हैं उनको? दिन में सुला भी सकते हो, ठीक है, जो उनके मुख के लिए प्रिय द्रव्य हो वो देने हैं, शीतल द्रव्य देने हैं, मधुर ब्रंगण द्रव्य देने हैं। तो याद कैसे करते हैं कि कोई ज्यादा चल के आएगा, उसको प्यास लगेगी, ठंडा कुछ खाने पीने का मन करेगा, है ना, आजकल गर्मियों में सबके साथ हो रहा होगा कि बाहर से आए तुरंत कुछ ठंडा पीना है। तो शीत वर्ड जो आएगा वो चलने से कोई व्यक्ति शोषित हुआ है तो उसकी चिकित्सा वाला श्लोक है। जहां दूध दही की बात आएगी वो प्रमेह वाली बात है, प्रमेह का श्लोक है। जो तीसरा श्लोक बचेगा उसको हम रटते नहीं है, वो श्लोक कफत शिरोरोग का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आइडेंटिफाई करना है, तो आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है इसको। इस श्लोक की आगे की लाइन भी है, तत्र मांस रस आहारो अधु शोषणाम आचरेत, है ना, कि मांस रस वगैरह भी देना चाहिए। नेक्स्ट चलोगे, सन्निपातिक शिरोरोग, तो मिश्रित लक्षण याद ही नहीं करना। शिरोरोग में सबसे जरूरी है बेटा क्रमित शिरोरोग, इसको जरूर याद रख लोगे। तो कह रहे हैं तिल शीर गुड़ अजीर्ण पूती संकीर्ण भोजनात्, कि ऐसे द्रव्यों का सेवन करना, तिल हुआ, शीर हुआ, गुड़ हुआ, ठीक है, तो इन सब से कृमि हो जाते हैं, यानी कि कृमि शिरोरोग हो जाता है। एक बात, क्लेदो असरक कफ मासा नाम दोषलस से उपजाए थे, कि ये सब जो है दूषित हो जाते हैं, देख लेना, कोई खास बात नहीं है। क्लेद है, असरक है, कफ है, मांस है, नाम लिखे हुए हैं। आगे देख पा रहे हो, पाप कर्मजन्य रोग होता है। शायद आपको बताया हो कि पाप कर्मजन्य 4 रोग मेनली आए हैं, कौन कौन से लिख लोगे? नीचे लिखे हैं, छोड़ो नीचे लिखे होंगे बेटा। कुष्ठ, क्षुत्र, कृमि शिरोरोग और उदर रोग। कुष्ठ क्षुत्र एक साथ ही याद करना, दोनों स्किन डिसऑर्डर हैं क्योंकि। फिर कृमिजन्य शिरोरोग जो पढ़ रहे हैं अभी हम, और एक देख रहे हैं उदर रोग। ये चारों रोग कहे गए, ये क्यों होते हैं? पाप कर्म की वजह से होते हैं, तो याद कर लेना। ठीक है, कुष्ठ, क्षुत्र, कृमि शिरोरोग और उदर रोग। और देख रहे हो विभत्स लक्षणम, तो कृमि जहां पड़ जाए वो कंडीशन तो वैसे विभत्स हो जाती है। ठीक, तो एक बार फिर देखें, अगर कृमि शिरोरोग, एक तो निदान याद रखना है, तिल शीर गुड़, गुड़ से स्पेशली आप रिलेट कर सकते हो, है ना, गुड़ तो बहुत जल्दी ऐसे खराब हो जाता है, खुले में भी छोड़ दोगे तो कृमि वगैरह हो जाएंगे उसके अंदर। एक वो चीज है। दोष वगैरह मन है करना चाहो तो कर्म करके हम इसको याद कर लेते थे। कर्म, कर्म यानी का से कफ, रा से रक्त और मा से मांस, तो 3 चीजें हैं, तो चाहो तो कर्म करके या कर्म ऐसा वर्ड याद कर सकते हो, कर्म। ठीक है ना, कफ, रक्त और मांस, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस पाप कर्मजन्य रोग है, पाप कर्मजन्य कुछ शीघ्र कृमि शिरो रोग, उदर रोग, और विभत्स लक्षण होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देख रहे हो, लक्षण क्या है इस रोग के ओर? तो व्यग्र, छेद, रुजा, कंडू, शोफ, दुर्गत्य, दुखितम। तो बाकी सारे वर्ड तो छोड़ो, वो तो नहीं पूछता है। ये लास्ट का वर्ड देखो आप, दुखी होना, है ना, कि दुख होता है मतलब, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। दुखितम करके शब्द जो आएगा श्लोक में वो कृमि शिरोरोग का है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है, वही बात है। फिर श्लोक नंबर 29 है आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है, वाग्भट ने कहा कि कृमि की उत्पत्ति जो होती है वो सन्निपातिक शिरोरोग में होती है। वाग्भट ने ऐसा कहा कि सन्निपातिक शिरोरोग में कृमि की उत्पत्ति होती है। प्लस इसके लक्षण होते हैं चित्त विभ्रंश, ताम्र अच सिंघाड़कता और कर्णनाद। तो चित्त विभ्रंश का मतलब है कि मन का व्यथित होना, है ना, कृमि के नाम से व्यक्ति परेशान रहता है, कह दो कि भाई तुम्हारे सिर में कृमि पड़ गए, तो व्यक्ति कितना परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो चित्त विभ्रंश देखा होगा आप लोगों ने, कभी सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं किसी को, अगर आप कह दोगे कि सर में गांठ बनी है ना, कुछ इस तरह का बता दो, तो व्यक्ति देखो कैसी कंडीशन हो जाती है, और उसको बोल दो कि इसमें कृमि भी है,
ठीक, तो वही चीज है, चित्त विभ्रंश हो गया। ताम्र अच्छ सिंघाड़कता, नासा का मल जो है वो कह रहे हैं ताम्र वर्ण का हो जाता है, ताम्र अच्छ सिंघाड़कता। कर्णनाद, कानों में आवाज सुनाई देना कि बाहर कुछ शोर नहीं है लेकिन शोर सुन रहे हो, तो कर्णनाद होना। यहाँ तीनों लक्षण है, वाग्भट के बहुत जरूरी है, ध्यान से देख लेना। सुश्रुत क्या लिख रहे हैं? निस्तुद्यते यस्य श्रुति मात्रम संभक्ष्यमाणम स्फुरतीव च अंतः। ये देखोगे ध्यान से, संभक्ष्यमाणम, खाया जा रहा है मेरे सिर को, स्फुरंतीव च अंतः, अंदर कुछ स्फुरन जैसा हो रहा है। कभी देखा होगा ना हॉस्टल में जो लड़के रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा वहां पे बेड बेड के अंदर वो हो जाते हैं, वो घुन वगैरह लग जाती है, तो वो रात को सोते रहो आवाज आती रहती है कुछ खाया जा रहा है जैसे, है ना। हमारे लखनऊ के हॉस्टल में तो ऐसे ही था, तो नींद नहीं आती थी रात में, लगता था वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वही है संभक्ष्यमाणम स्फुरतीव च अंतः, तो ऐसा लगता है खाया जा रहा है उसको अंदर से, है ना। कटर कटर ऐसी पूरी रात आवाज आती रहती थी। खैर, घ्राणाच गच्छेत सलीलम सा पोयम शिरोभितापा कृमिभि सा घोरा। तो घ्राण से सलील पोय मिला हुआ, यानी कि सीएसएफ समझ सकते हो, तो जल जैसा आ रहा है नासा से, लेकिन साथ में क्या है, पोय है मतलब, तो पस भी आ रहा है साथ में घ्राण से। ठीक, तो नासा से सलील आ रहा है, सा पोय। तो समझ में आ रहा होगा ये सारे लक्षण जो है कृमि के हैं, बिल्कुल याद रखने हैं जितने बताए आपको, सबसे जरूरी यही है बेटा। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं, ठीक है। आगे देखोगे हृदय रोग। तो हृदय रोग, चरक, वाग्भट सभी के मतलब 5 है, वीपी के, कृमिज, याद ही नहीं करने आपको, सिर्फ इतना याद रखना है सुश्रुत ने 4 बताए हैं, वीपी के और कृमिज। ठीक, बाकी के 5, सुश्रुत के 4, ऐसा करके याद रखोगे, सन्निपातिक भेद नहीं है। माधव का यहाँ श्लोक जो देख रहे हो आप, ये हृदय रोगों के निदान का श्लोक है, तो इसको थोड़ा सा पहचान लेना, एग्जाम में आ चुका है कि किस रोग का है ये श्लोक। अत्य उष्ण गुरु अन्नम कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यक्षने प्रसंगे सा चिंतने वेग विधारणश्च हृदयम आमय पंचविधम प्रतिष्ठा। क्या है, हृदय रोग 5 तरह के होते हैं, किस वजह से होते हैं? अत्यधिक उष्ण द्रव्यों का सेवन करना, गुरु द्रव्यों का, कषाय द्रव्यों का, तिक्त द्रव्यों का, श्रम अभिघात अध्यशन, है ना। अत्यधिक श्रम कर लिया कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या हो रहा है जिम के अंदर, जिम में ये तो हो रहा है कि लोग बहुत ज्यादा दौड़ते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं कि कितनी घटनाएं हो गई पीछे, तो श्रम अधिक कर लिया। ठीक है, अभिघात अध्यशन। ज्योति, अध्यशन क्या है बेटा? सर भस्म कोई दे दिया जवाब बच्चे ने, कोई बात नहीं है ज्योति। चलो और कोई बताओ। आकाश? जीर्ण में सोच खाना खाना। अजीर्ण में भोजन करना है ना, ठीक है। चलो, एक तो पहले जो भी लोग जो भी मदर्स हैं यहाँ, सबको पहले तो हैप्पी मदर्स डे, कल था वैसे तो निकल गया। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सीधी सी बात है, बच्चों के साथ पढ़ना। और भी एक दो के मैसेज आए कल, एक्चुअली टाइमिंग का मुझे बट आइडिया नहीं था कि 9 वाले बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। तो अगली बार से संडे की क्लास जो है मैं दिन में नहीं रखूंगा, मैं समझता हूँ कि हाँ, बच्चे जिनके पास होते हैं छोटे, तो बड़ी समस्या हो जाती है पढ़ने में, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कल वाला लेक्चर मेरे से ले लेना, किसी ने नहीं किया तो मैसेज डाल देना, लेक्चर पड़ा हुआ है ऑनलाइन, दे दूंगा मैं। तो माधव का अत्य उष्ण गुरु अन्नम कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यक्ष ने प्रसंगे सा चिंतने वेग विधारणश्च हृदय मामे पंचविधम प्रतिष्ठा। कि हृदय रोग 5 तरह के होते हैं, ये निदान लिखा हुआ है। जिन लोगों ने शारीरिक स्थान पढ़ा होगा वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि गुरु स्तन्यपान से ना, लिख लो चलो सामने एक पॉइंट, कि गुरु स्तन्यपान अगर बालक करता है, स्तन्य की दृष्टि है कि गुरु है वो, ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चे को क्या हो जाता है, तो हम पढ़ते हैं आंसर, बताएगा कोई? हृदय रोग। निमोनिया हृदय हृदय रोग। रोग। हृदय रोग बेटा, न्यूमोनिया नहीं है, उत्फुल्लिका नहीं है, हृदय रोग लिखोगे, हृदय रोग। ठीक है, वो घन दुग्ध पीने से है। ठीक है, उत्फुल्लिका कोई बता रहा है वो घन दुग्ध पीने से है हार्ट की। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो उस तरह भी कि गुरु जहां आएगा बीच में शब्द प्लस ज्यादा मेहनत दिखाई दे, श्रम मतलब ज्यादा मेहनत करना, तो ये सब निदान जो है हृदय रोग के हैं। और आगे देखेंगे, चरक वातिक हृदय रोग के लक्षण दिए, वेपथू, वेस्टन, स्तंभ, प्रमोह, शून्यता और दरा। तो वेपथू मतलब होता है कांपना। ठीक है, तो कांपना, वेस्टन यानी ऐठन जैसा दर्द होना, स्तंभन होना, सब वात के कैरेक्टर हैं। प्रमोह, शून्यता, दरा, दरा मतलब मरमर के लिए लिखा है शब्द इन्होंने, कि मरमर साउंड जो होता है कि कोई आवाज आना एक्स्ट्रा। तो ये वातिक हृदय रोग के इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन आ चुका है क्वेश्चन कि किस हृदय रोग का लक्षण है, तो वातिक हृदय रोग पहचान लेना। अगला जो श्लोक देख रहे हो सुश्रुत का है, वो भी वातिक हृदय रोग का है। इसमें क्या है कि वेदना के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं सिर्फ, आयम्यते मतलब वायु की वजह से,
मारुज्य हृदयम तुद्यते तथा निर्मथ्यते दीर्यते स्फोट्यते पाट्यते, शब्द देख पा रहे होगे, है ना, मथा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है, वो सारे शब्द हैं इस तरह वाले। तो ये वात की वजह से ही होती है वेदना जो होती है, ठीक है। तो श्लोक को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये वातिक हृदय रोग का है, सुश्रुत का, ये भी पूछ चुका है। आगे देखें, पैत्तिक हृदय रोग, तिक्तता वक्रे तिक्त अम्ल उद्गार, मुख का टेस्ट जो है वो तिक्त हो रहा है, ठीक है, और वैसे ही उद्गार हो रही है, मतलब जो बेल्चिंग हो रही है वो भी तिक्त अम्ल उद्गार कह रहे हैं, कोई खास नहीं। सुश्रुत ने कहा हृदय क्लम होना, मुख का सूखना, पैत्तिक हृदय रोग, नहीं याद करना। तो क्या याद रखोगे, एक तो इसका जो श्लोक बताया माधव का, एक ये कि सुश्रुत ने सन्निपातिक भेद नहीं माना है, चरक सुश्रुत के वातिक हृदय रोग के श्लोक आइडेंटिफाई करने हैं, दोनों वो जरूरी है। कफज हृदय रोग पे आ जाओ, भवत्य अश्म आवृतम यथा, ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय, मतलब व्यक्ति के हृदय पे पत्थर रखा हुआ है ना, कफ है। तो कफ के लक्षण ऐसे ही होते हैं कि गुरुता होना, भारीपन होना, समझ रहे हो बात को। तो अश्म आवृतम, कि पत्थर मेरे हृदय के ऊपर रखा हुआ है, तो याद रखोगे। सुश्रुत ने लिखा स्तंभ होना, माधुर्य होना, मुख का टेस्ट जो है, ये कफज हृदय रोग का लक्षण है। स्तंभ देख पा रहे हो, कभी सवाल तो नहीं किया, लेकिन स्तंभ कैरेक्टर वात का होता है वैसे तो, यहाँ कफ के अंदर लिखा हुआ है, आपका मन है देखना चाहो तो देख लो, जरूरी बात नहीं मानता वैसे। नेक्स्ट है सन्निपातिक हृदय रोग, वो कह रहे हैं कष्ट साध्य है, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। ध्यान से देखोगे, पीछे आपसे कहा था कृमिज शिरो रोग, ध्यान से देखना, जिसमें था ऐसा लगता है सिर को अंदर से खाया जा रहा है, ठीक है। घ्राणाज गच्छेत सलीलम सापुयम, तो घ्राण से सलील आ रहा है पुई के साथ, वो देखा था। वाग्भट का देखा, सन्निपातिक शिरो रोगों के अंदर कृमि होते हैं, और लक्षण क्या होते हैं, चित्त विभ्रंश, ताम्र अच सिंघाड़कता और कर्णाद। यहाँ भी ध्यान से देखोगे कृमि हृदय रोग काफी जरूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन इस पे पूछता है किस हृदय रोग में हृदय में ग्रंथि बन जाती है, ठीक है। तो यही देख पा रहे हो, ग्रंथिस तस्य उपजायते, ये बहुत जरूरी बात है। कृमिज हृदय रोग में ग्रंथि का होना बताया हुआ है। निदान वही है जो कृमि के हमेशा होते हैं, तिल है, शीर है, गुड़ है, देख लो कॉमन ही निदान है। मर्म एक देशे संक्लेदम रसश्च उपगच्छति, एक तो ये देख रहे हो रस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, प्लस कह रहे हैं मर्म जो है ये हृदय रूपी मर्म, इसमें एक प्रदेश में जाके क्लेद उत्पन्न हो जाता है और उसमें ग्रंथि बन जाती है, मतलब तो कुल मिला के ग्रंथि बनना कृमिज हृदय रोग का लक्षण है। प्लस हृदय रोगों में रस की दृष्टि होती है और शिरो रोगों में रक्त की दृष्टि होती है। सुश्रुत और माधव ने ऐसा लिखा कि कृमिज हृदय रोग में जो हम बात कर रहे हैं ना, कृमि हो जाता है, कि वो कृमि जो होते हैं ना, वो समझ लो कि कफज कृमि होते हैं, क्योंकि लक्षण सारे कफज कृमि के मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कफज कृमि मिलते हैं कृमिज हृदय रोग के अंदर। आगे देखिए, और लक्षण लिखे हैं इसके अभी, वो तो मेन कैरेक्टर बता दिया ये चीज होती है, और बता रहे हैं तुद्यमानम सहृदयम सुचिर भीर इव मन्यते, ऐसा लगता है हृदय में सुइयां चुभाई जा रही हो। तो ये कैरेक्टर जनरली किसका होता है, सुइयां चुभाने जैसा, वात का कैरेक्टर होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये कृमिज हृदय रोग में है, वातिक में नहीं है, ठीक है। प्लस और यहाँ देख रहे हो वेदना बताई है, तो वेदना भी कृमिज हृदय रोग में है, वात की नहीं लिखी हुई यहाँ पे। छिद्यमानम यथा शस्त्र जाते कंडू महारुजम, ऐसा लगता है कि शस्त्र से काटा जा रहा हो, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही हो, है ना, महारुजा हो रही है। सुदारुणम शीघ्र कारणम, ये बड़ा दारुण है, ठीक करना बड़ा मुश्किल है। शीघ्र कारणम मतलब है कि एकदम से रोग बढ़ जाता है और प्राणों को भी हर लेता है, उस तरह से। तो कृमिज हृदय रोग, सूची के समान चुभने की वेदना होना, और जैसे शस्त्र से काटा जा रहा हो, छेदा जा रहा हो, इतना जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, वो जो पॉइंट पीछे पढ़ के आए थे कि 262 विकल्प होते हैं, तो यहाँ लिखे हैं कैसे होते हैं 62। जितना लिखा है इतना ही करना, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को जितना लिखा है इतना याद करेंगे हम लोग। तो 62 विकल्प कैसे होते हैं, पहले शॉर्ट में बात यह है कि बढ़े हुए दोषों से होते हैं 25 विकल्प, विकल्प यानी ऑप्शन, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिंपल सी बात यह है। तो दोषों के 62 विकल्प हैं। पहली बात, वृद्ध दोषों से 25 है, सामने लिखा है क्षीण दोषों से भी 25 है, समझ गए। तो 50 तो ये हो गए, क्लियर। 25 क्षीण दोषों से, 25 वृद्ध दोषों से, कि एक बार दो कि कॉम्बिनेशन में चीज बढ़ रही है, मान लो वात बढ़ रहा है, कहीं पित्त बढ़ रहा है, कहीं कफ बढ़ रहा है, कहीं तीनों बढ़ रहे हैं, कहीं दो बढ़ रहे हैं, ऐसे फिर घटने का, कहीं वात अपने अमाउंट से घट गया, कहीं पित्त घट गया, कहीं दोनों घट गए, कहीं तीनों घट गए, ठीक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बना रखे। तो 25 वृद्ध दोषों से, 25 क्षीण दोषों से, ये हो गए 50। कह रहे हैं इसके अलावा 12 और होता है, तो टोटल 62 होता है। अब इन 25 को भी थोड़ा सा ओपन कर लिया तो देखो कैसे। कह रहे हैं 13 में सन्निपात है, मतलब तीनों दोष एक साथ घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, 13 कंडीशन ऐसी हैं। 9 कंडीशन ऐसी हैं जहां दो दोष एक साथ बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, और 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पे एक दोष बढ़ेगा या घटेगा, मतलब कहीं वात बढ़ रहा है खाली, कहीं पित्त खाली, कहीं कफ खाली, इसी तरह कहीं खाली वात घट रहा है, कहीं पित्त घट रहा है, कहीं खाली कफ घट रहा है। बात समझ आ रही है। तो सन्निपात से 13,
दो दोषों से 9 और एक दोष से 3 विकल्प हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि टोटल 62 दोषों के विकल्प, 25 शीण दोषों से, 25 व्रत दोषों से और 12 अन्य। जो 25 है, चाहे शीण के कह लो चाहे व्रत के कह लो, तो उनमें 13 सन्निपात से, 12 द्वंद्वज और 3 एक दोषज। किसी को कोई डाउट इसमें जो मैंने कहा? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट देख रहे हो बेटा, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है आश्य अपकर्ष। ठीक है, इंटरव्यू में काफी बातें होती हैं लेकिन कोई आपको क्लियर कट आंसर कभी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं है कि क्या क्लियर कट आंसर होना चाहिए आश्य अपकर्ष का। ठीक, तो हम यहाँ जो फिलहाल पढ़ेंगे वो तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, डिस्कशन फिर कभी कर लेंगे। तो आश्य अपकर्ष क्या होता है पहले ये समझ लो। आश्य अपकर्ष का मतलब है कि एक दोष ने दूसरे दोष को उठाया, उसे उठा के अपने साथ ले गया, और वो दोष ओरिजिनली बढ़ा नहीं था। ऐसा मान लो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है ना, और एक बच्चा जो है शैतान है रूम के अंदर। तो बच्चे शैतानी कई बार करते हैं कि एक बच्चे को मान लो रात में कहीं जाना था, तो वो पता चला एक तो सोया हुआ है, रात में उसकी चारपाई उठा के ले गए जहां सो रहा था वो, और उसको उठा के ले जाके वहां रख दिया स्टेडियम के अंदर। तो बच्चा खेलने तो नहीं आया लेकिन डांट वो भी खाएगा कि तुम स्टेडियम क्या कर रहे थे, उसे थोड़ी पता है वो सो रहा है। तो सेम चीज यहाँ होती है कि वात दोष जो है वो बढ़ जाता है, वो पित्त को उठा के बॉडी में घुमा रहा है जगह जगह। तो लगता है ऐसा है कि पित्त बढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? वात बढ़ा, पित्त नॉर्मल था, वो नॉर्मल पित्त को उठा के ले गया अपने साथ, अपने साथ ले जाके बॉडी में घुमा रहा है जगह जगह। अब घुमा रहा है तो जहां जहां पित्त जाएगा अपना नॉर्मल कैरेक्टर तो दिखाएगा ही दाह का, तो दाह होगी, लक्षण दिखाई देंगे। तो आप चिकित्सा करने लगोगे पित्त की। तो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में पित्त की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, पित्त तो नॉर्मल इसे जितना होना चाहिए था। तो चिकित्सा किसकी होनी चाहिए थी? वात दोष के लिए होनी चाहिए थी कि वात बढ़ा है उसको कम करो। क्लियर? तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि आश्य अपकर्ष में दोषों की स्थिति क्या होती है। तो यहां जो लिखा है यही याद करना है, जबकि खुद चरक ने इस चैप्टर के अंदर और भी विकल्प दिए हैं, 6 और भी ऑप्शन दिए हैं कि एक बार कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी सवाल पूछा गया है आज तक यही पूछा गया है, तो आपको यही याद रखना है। तो दोषों की स्थिति क्या होती है आश्य अपकर्ष के अंदर? कि वात बढ़ा होता है, पित्त नॉर्मल अमाउंट में होता है, और कफ अपने अमाउंट से कम है। कफ कम है तभी तो वात बढ़ा होगा। बात क्लियर है? अब कोई पूछेगा तो कैसे पता चलेगा कि इस समय वात ऐसा कर रहा है, तो ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए कंडीशन जो है डाउटफुल है। तो इसमें ज्यादा फिर आगे डिस्कशन में बहुत चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो इसको आप याद रखोगे। आगे वही पॉइंट लिखा है फिर क्षय वृद्धि की। चरक ने 18 तरह के क्षय, शारंगधर 5, हारित 10, सुश्रुत 2 पढ़ चुके ऑलरेडी। आगे चलते हैं, बहुत बहुत जरूरी पार्ट है धातुओं की। यहाँ पे उनके कम होने पे यानी क्षय होने पे क्या लक्षण आते हैं वो लिखे हुए हैं। रट लेना है बिल्कुल एक एक पॉइंट। क्वेश्चन एक तो रखा ही होता है, समझ लो यूपीएससी से एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहाँ से। देखते हैं, तो सबसे पहले रस क्षय लिखा हुआ है। रस के क्षय होने पे क्या होता है? घटते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवति शूल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्य अपि रस्य। तो पहला तो ये समझ लो, आयुर्वेद में जब रस कहता है ना, तो रस भी रक्त के जैसा ही होता है, हम जानते हैं। डिफरेंस इतना है कि रस का रंजन हृदय में होता है, कि हृदय में आके उसको कलर मिलता है। अदरवाइज वो रस और रक्त एक ही चीज है, बस कलर है रक्त के अंदर, इतना डिफरेंस है। ठीक है ना? तो रस क्षय में लक्षण लगभग वही मिलते हैं जो आप देखते हो कि एनीमिया में मिलते हैं जैसे। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो ऊंची आवाज नहीं सहन कर पाता व्यक्ति, ठीक है, रस का क्षय होने पे। अभी आपको पढ़ाया मैंने कि हृदय रोगों में किस धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोलो? रस रस धातु। अच्छा रस रस का ना। धातु। तो देख लो यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, हृदय के ऊपर। ये भी हमने पढ़ा कि रस का रंजन हृदय में जाके होता है, नहीं हृदय का रस के साथ बहुत जरूरी सा संबंध है, ऐसा समझ सकते हो। तो हृदय के ऊपर लक्षण आ रहा है, हृदय ताम्यति, हृदय ऐसा कि अंधकार में डूबा जा रहा है, इस तरह की चीज लगती है। थोड़ी सी चेष्टा करने पे, थोड़ा सा चले घूमे, हल्का सा थकान होने लगी, तो ये रस क्षय का लक्षण है। क्या क्या? एक तो व्यक्ति ऊंची आवाज नहीं सहेगा। अब थोड़ा सा रिलेट करो, मूवीज को सोचो, किसी को, खासकर पुरानी मूवी कोई, वो कौन सी थी? उसकी थी ना सुनील शेट्टी वाली, वो तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो उसमें याद करो कि हाँ, धड़कन। हाँ, तो क्या होता है उसके अंदर कि पिताजी को जो होता है, शिल्पा शेट्टी के फादर को हृदय रोग होता है, कि सहन नहीं कर पाते कि लड़की कुछ कहे, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दे तो एकदम से क्या हो जाता है, उनको कार्डियक अटैक आ जाता है। ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा, रस का क्षय हुआ तो ऊंची आवाज नहीं सहन होगी। ठीक है, ऊंची आवाज में कोई बोलते रहे भाई कार्डियक पेशेंट है, तेज आवाज में बात नहीं करने इससे। दूसरा, हृदय में एकदम से समस्या होने लगी, तो दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। तो ये रस क्षय के लक्षण है। बाकी लोगों ने लगभग सेम कहे हैं, तो आपको रटने नहीं है। संग्रह का लिखा है हृदय द्रव हो जाना,
हृदय ने भी देखो शब्द सहिष्णुता, और सुश्रुत ने रस क्षय हृत पीड़ा, वही हृदय में पीड़ा होती है। कंप शोषो शून्यता तृष्णाचा, चाहो तो शोष देख सकते हो, ये एक जरूरी बात है कि रस क्षय होने पे शोष हो जाता है, शरीर सूखने लगता है। हम राज्यक्षमा पढ़ेंगे, वहां यही कारण है कि वहां रस धातु का ही क्षय हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे चलिए। सर ये स्वप्न में चेष्टा क्या था ये? स्वप्न कल्प में चेष्टा क्या था? यह थोड़ी सी चेष्टा करने पे ही होता क्या है कि जब आप मेहनत करते हो, कभी दौड़ते हो, तो क्या होता है, एकदम से जहां हृदय होता है वहां दर्द होने लगता है ना, अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगता है। तो वो सब चीज कह रहे हैं कि तब होनी चाहिए जब आप एक्सट्रीम करते हो, लेकिन यहाँ पे कब होने लगा? थोड़ी सी मेहनत करने पे। चलो एक सवाल आपने, अब सवाल का भी एक जवाब दोगे। एक सवाल बताओगे बेटा सूरज। जी सर जी। व्यायाम कितना करना चाहिए? जी वो अपनी चेष्टा के आगे, मतलब हाँ, जितना वो होता है ना, मतलब कर सकते, मतलब अपने ठीक उसके है। मतलब आधा करना पड़ता है नहीं, सही ऐसे। सुना रहे हो, सही सुना रहे हो। और पहचान क्या है इसकी? आधा बल से व्यायाम हो गया। ऐसा ये भी याद नहीं आ रहा है सर अभी चलो से। कोई बात नहीं सूरज, अटेंटिव तो हो गए हो, थोड़ा सा आजकल दिखाई दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अब इस पे भी फोकस करो चीजों के ऊपर, ठीक? और कोई बोल दो जल्दी से। अर्धशक्ति बन जाना, कक्षा लला ललाट ललाट पे पसीना आना। वेग आ जाए, हृदय स्वास्थ्य पर। चलो ठीक है, तो हृदय स्थित वायु मुख से बाहर आने लगे, ललाट पर कक्षा में, तो यहाँ पे स्वेटिंग होने लगे। ठीक है, तो ये कई बार सवाल हो चुका है सूरज, इसलिए याद होना चाहिए था बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो थोड़ा, देखो चलो आगे। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रक्तक्षय। ये सूरज अच्छा कर रहे हो, है ना, अटेंटिव हो गए हो, कोई बात नहीं। अच्छा है, मैं देख रहा हूँ आजकल अटेंटिव हो गए हो ज्यादा। लेकिन बस जो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा मेहनत वाले पार्ट को बढ़ाओगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। रक्तक्षय की बात करते हैं। रक्तक्षय में क्या हो रहा है? परुषा स्फुटिता त्वचा। देखो क्या होता है, जब रक्त की कमी हो जाती है ना, जिन लोगों को आप देखोगे एनीमिक होते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर भी आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे नेल्स में कंडीशन आती है, उसको हम बोलते हैं कोइलोनाइकिया। ये क्या होता है? नेल जो होते हैं स्पून शेप्ड हो जाते हैं, लिख लो चाहे तो, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये कंडीशन है, स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, पलट जाते हैं मतलब, समझ लो आप। तो वो कंडीशन होती है रक्तक्षय के अंदर। तो मतलब ये है कहीं ना कहीं कि हमारी स्किन के ऊपर इंपैक्ट आता है। दूसरी चीज आप देखना कभी आज के बाद से, तो जो एनीमिक पेशेंट मिलेंगे ना, तो उनकी स्किन में ड्राइनेस भी ज्यादा होगी। तो ये चीज भी मिलती है। इवन हम पांडु जब रोग पढ़ेंगे, वहां तो सुश्रुत ने लिखा ही है क्लियर कट कि पांडु के पूर्व रूप में त्वक स्फुटन, त्वचा का फटना। ठीक है, तो वहां से देख लो, रक्तक्षय में सारे लक्षण त्वचा के मिल रहे हैं कि परुषा स्फुटिता त्वचा। त्वचा कैसी है? परुष और स्फुटित, तो ड्राई, स्फुटित, फटी हुई त्वचा। सुश्रुत देखो क्या लिखते हैं, अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्यम रूक्षता। तो रूक्षता तो समझ ही आ रहा होगा, ड्राइनेस। बाकी देख लो, महिलाएं क्योंकि जनरली एनेमिक होती हैं, ठीक है, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, अब पर माह ब्लड लॉस होता है, तो वो भी चाहो तो लिख सकते हो कितना ब्लड लॉस होता है। तो लिखो एवरेज 35 ml, और रेंज में लिखो 30 to 50 ml। ठीक है, तो महिलाओं में मासा मासा रजस्राव की वजह से क्या रहता है? जनरली एनीमिया की कंडीशन रहती है। तो क्योंकि एनीमिया की कंडीशन रहती है, तो देख लो यहाँ लक्षण दिया सुश्रुत ने, एनीमिक लोगों में क्या होता है? अम्ल शिशिर प्रीति, खट्टी चीजें खाने का मन, ठंडी चीजें खाने का मन। शिराएं उनकी शिथिल होती हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको उनकी शिराएं जैसे ब्लड से भरी हुई हो, बिल्कुल थोड़ा सा लूज कहने का मतलब लगेंगी। और रुक्षता होना, तो इसीलिए महिलाएं जो है, पूछा जाता है सवाल, ये पूछा जा चुका है वाइवा के अंदर कि क्यों महिलाएं गोलगप्पे ज्यादा खाती हैं। वो गोलगप्पे जो मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? गोलगप्पे बोलते हैं ना। तो क्योंकि एनेमिक रहते हैं, तो अम्ल शिशिर प्रीति, मन करता है ठंडे ठंडे गोलगप्पे खाने को मिल जाए, खट्टी चीजें खाने को मिल जाए। शिरा शैथिल्य और रुक्षता, तो याद रखोगे। अगला है मांसक्षय। मांसक्षय में क्या होता है? स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता। तो जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे जिनकी बॉडी में मांस अच्छा होगा, तो उनका क्या होता है? इन्हीं स्थानों पर आपको मांस दिखाई देता है। मांस भी और मेद भी जनरली ऐसे स्थानों पर दिखता है, स्फिग, ग्रीवा और उदर प्रदेश। ठीक है, तो कह रही है इनमें शुष्कता दिखाई देगी क्योंकि क्षय हो गया। सुश्रुत रोक्षय तोद गात्राणाम सदनम धमनी शैथिल्यम च। जरूरी बात तो यह है कि सिरा शैथिल्य कहाँ होती है और धमनी शैथिल्य कहाँ होती है। तो सिरा शैथिल्य रक्त क्षय के अंदर, क्योंकि रक्त कहाँ बहता है? सिराओं के अंदर। ठीक है, और मांस क्षय के अंदर धमनी शैथिल्य मिलता है। मांस क्षय में धमनी शैथिल्य, धमनी को वैसे आर्टरी कहते हैं, मॉडर्न से रिलेट करो,
सिरा को वेन कहते हैं। तो याद रख लेना कि रक्त के अंदर सिरा शैथिल्य और मांस के अंदर धमनी शैथिल्य। बाकी एक और कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे, गात्राणाम सदनम, देखना चाहो तो देख लेना, कोई खास नहीं है। हृदय, हृदय क्या लिख रहा है? अक्ष ग्लानि संधि वेदना। ध्यान से देखोगे, अक्ष ग्लानि संधि वेदना, यहाँ क्या चक्कर है? पीछे आपको मैंने स्नेह अध्याय पढ़ाया था, बताया था काश्यप ने वो चीजें जो चरक ने अगली अगली चीजों में बताई हैं वो एक स्टेप पहले बता दी। ध्यान आ रहा है? जैसे जैसे अगर मैं कहूं भग्न के अंदर, अस्थि भग्न के अंदर काश्यप के अनुसार कौन सा स्नेह है? तेल। तेल। बात समझ गए? चरक ने वसा लिखा है, ठीक है ना? तो ऐसे यहाँ पे हृदय ने क्या किया, एक स्टेप पहले ही चीजें लिख दी हैं। आप अगले स्टेप देख लो पहले, इसके बाद समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात। तो मेज 6 में देखो चरक ने क्या लिखा है। संधि नाम स्फुटनम, ग्लानिर अक्षणो, आयास, तनुत्वम च उदरस्य। के संधियों में स्फुटन का होना, अक्ष में ग्लानि, आयास यानी थकावट, और तनुत्वम च उदरस्य। लेकिन यही लक्षण हृदय देख रहे हो आप, तो उन्होंने कहा बता दिए? मांसशय के अंदर देखो, अक्ष ग्लानि बता दिया। यहाँ देखो संधि वेदना, चरक का संधि स्फुटन है, उन्होंने संधि वेदना करके मांसशय के अंदर बता दिया। और संग्रह ने तो संधि स्फुटन ही लिख दिया वहां मांसशय के अंदर। तो ऐसे याद रखना है कि चरक वाली जो चीजें हैं वो एक स्टेप पहले हैं। आगे भी देखोगे आप, और भी मिलेगा अभी, तो याद रखोगे। ठीक, तो चरक का संधि नाम स्फुटनम, ग्लानि रक्षणो, आयास, तनुत्वम च उदरस्य। और हृदय ने ये स्टेप एक एक पहले बता दिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन में, टाइम क्योंकि फिनिश हो गया। ठीक है, मैं कल इसको कराऊंगा या फिर आपको लेक्चर दूंगा इसका भी, आराम से बैठ के रट लो। जो मैं देख लूंगा, जो मुझे करना है डिसाइड कर लूंगा, क्योंकि आपको आगे रोगों के भेद वाला लेक्चर तो देना ही देना है मुझे। फिलहाल 5 मिनट्स दूसरे आईडीज ज्वाइन करो और कंटिन्यू करता है। मैसेज चल रहा है। थैंक यू।